हेलो स्टूडेंट, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लीक्स ऑफ स्टडी। और आज हम लोग बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए पैकेजिंग का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? डीएनए पैकेजिंग। पैकेजिंग, ठीक है। या फिर चलो इंग्लिश में चलेगा ना, डीएनए पैकेजिंग। टॉपिक का नाम है डीएनए पैकेजिंग। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को हमारे जो भी हम लोग चैप्टर करा रहे हैं उनके नोट्स चाहिए कंटिन्यू, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखे, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। और उसके अलावा अगर आप लोग मुझे पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलिए, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए की पैकेजिंग। और डीएनए की पैकेजिंग देखो दो तरीके से पढ़ेंगी, ठीक है भाई। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। केंद्र के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? केंद्र के हिसाब से कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के अनुसार। एक तो हो जाती है आपकी प्रोकैरियोटिक और दूसरी हो जाती है आपकी यूकैरियोटिक। एक कोशिका तो कौन सी हो जाएगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? यूकैरियोटिक कोशिका। सर प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? ऐसी कोशिकाएं, ठीक है ना। ये कोई कोशिका और जिसके अंदर जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट होता है। वो क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। अस्पष्ट या अविकसित भी बोल सकते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अस्पष्ट या अविकसित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। वहीं पे, ठीक है ना, वहीं पे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होगा? केंद्र के एकदम विकसित होगा, एकदम मतलब सुविकसित केंद्रक होगा। कैसा केंद्रक होगा? सुविकसित केंद्रक, ठीक है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक सुविकसित होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। और ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्र क्या होता है? अविकसित होता है, वो क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। दोनों में हम लोग डीएनए पैकेजिंग पढ़ेंगे। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इतना कोई डीपली डीएनए पैकेजिंग नहीं है। देखो मैंने आपको पहले एक बात बता रखी है पीछे की क्लास में। अगर आप लोगों ने पीछे की क्लासें नहीं ली तो अपने चैनल पे सारे के सारे वीडियो इस चैप्टर के अपलोड किए हुए पीछे से आप लोग देख सकते हो और समझ सकते हो कि जो डीएनए के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं न्यूक्लियो। डीएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से डीएनए में कौन होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और उनके बीच में, दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में बनने वाला बंध क्या कहलाता है? फॉस्फो डाई एस्टर बंध। फॉस्फो डाई एस्टर बंध। अब सर फॉस्फो डाई एस्टर बंध देखो मैंने इसे बनाकर दिखाया था। डबल बॉन्ड ओ, इधर OH था, इधर सॉरी इधर तो शुगर जुड़ी हुई थी ना, CH2, इधर वो आपके वाली शुगर जुड़ी हुई थी इस तरीके से। पेंटोस शुगर जुड़ी हुई थी, ठीक है। लेकिन इसके पास इधर भी O आ जाता है। देखो फॉस्फो दो एस्टर एस्टर जैसी संरचना बन रही है तो क्या हो जाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन इसके पास इधर क्या होता है? एक OH और होता है। कौन होता है? एक OH और होता है। अब ये क्या करेगा? इसको त्याग देगा, इस हाइड्रोजन को त्याग देगा। कौन से बंध से? यहाँ से फॉस्फोडाइएस्टर बंध के अंदर जो एक एक्स्ट्रा OH बच गया उसको कौन क्या कर देगा? आपका फॉस्फेट है, ठीक है, वो त्याग देगा, जिसकी वजह से पूरे के पूरे डीएनए पे आवेश के साथ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पूरे के पूरे डीएनए में जहां पे भी फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनेगा वहां पे चार्ज के साथ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले समझने की बात तो ये थी, पीछे बताया हुआ है लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर दें कि डीएनए के अंदर दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो वहां पे कौन सा बंध बनता है? फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनता है। और फॉस्फोडाइएस्टर बंध के अंदर कौन होता है? फॉस्फेट समूह होता है। और फॉस्फेट समूह की वजह से डीएनए पे आवेश कैसा आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। डीएनए पे आवेश कैसा रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। डीएनए पे आवेश कैसा रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए की पैकेजिंग है, नॉर्मल पैकेजिंग है, 2-3 लाइन करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। बाकी जो यूकैरियोटिक है उनके अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर एक तो नेगेटिव डीएनए, ठीक है। पहली बात है इनमें केंद्रक नहीं होता, तो जो डीएनए होता है वो कहाँ रहता है? कोशिका में ऐसे पड़ा रहता है, कहीं उसकी फिक्स जगह नहीं होती। तो ये देखो
तो एक तो नेगेटिव डीएनए और एक आती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन तो नेगेटिव डीएनए और इस पे आवेश होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी पॉजिटिव आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। तो नेगेटिव डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलकर क्या बना लेती है? एक डीएनए वर्ताकार या वलयाकार डीएनए बना लेते हैं। कैसा डीएनए बना लेते हैं? वर्ताकार या वलयाकार डीएनए बना लेते हैं। इन डीएनए को हम लोग बोलते हैं वैसे तो प्लाज्मिड और जीवाणुओं में पाए जाते हैं प्लाज्मिड, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? वर्ताकार या वलयाकार डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड। प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रोकैरियोटिक में डीएनए पैकेजिंग कैसी होती है? ऐसी होती है कि जो नेगेटिव डीएनए होता है वो हिस्टोन पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर क्या बना लेता है? वलयाकार डीएनए बना लेता है। और उन वलयाकार डीएनए को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। उसके बाद में देखो क्या होता है, हाँ, और जिस जगह पे ये प्लाज्मिड पड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग केंद्रक काय या केंद्रकाभ, ठीक है। केंद्रकाय या केंद्रकाभ, ठीक है भाई। प्रोकैरियोटिक में डीएनए पैकेजिंग में बस इतना ही है कि जो नेगेटिव डीएनए होता है वो पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बना लेता है? वलयाकार डीएनए बना लेता है जिसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। और जहां पे ये डीएनए पड़ा हुआ रहता है या फिर जहां पे डीएनए रहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, उस जगह को बोलते हैं हम लोग केंद्रक काय या केंद्रकाभ, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल सा प्रोकैरियोटिक डीएनए का पैकेजिंग। अब हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक में डीएनए का पैकेजिंग। देखो इसके अंदर होता है डिटेल वाला काम। तो यूकैरियोटिक में अब किसकी बात करेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग किस तरीके से होती है? सबसे पहले देखो, एक तो था आपका रोजर कोरेन वर्ग, रोजर कोरेन वर्ग व थॉमस। सबसे पहले डीएनए पैकेजिंग के बारे में किन्होंने बताया था? रोजेन कोरेन वर्ग और थॉमस ने बताया था। कब बताया था? 1974 में। 1974 में रोजर कोरेन वर्ग व थॉमस ने बताया था किसके बारे में? डीएनए पैकेजिंग के बारे में कि डीएनए पैकेजिंग क्या होती है। डीएनए पैकेजिंग के अंदर सबसे पहले मैं बता दूं, जो डीएनए होता है डीएनए की लंबाई में, ठीक है ना, जगह जगह पे अभी बताया मैंने कि जहां जहां पे भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, उनके बीच में बनने वाला बंध फॉस्फोडाइएस्टर बंध होगा। और उस फॉस्फोडाइएस्टर बंध के अंदर फॉस्फेट समूह होगा। और उस फॉस्फेट समूह की वजह से डीएनए पे आवेश कैसा रहेगा? ऋण आवेश रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो डीएनए की लंबाई में क्या पाए जाते हैं? ऋण आवेश पाया जाता है। ऋण आवेश पाया जाता है। डीएनए की लंबाई में जगह जगह पर क्या पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है। और डीएनए पैकेजिंग के बारे में सबसे पहले रोजर कोरेन वर्ग व थॉमस ने 1974 में बताया था। फिर बात करते हैं हम लोग हिस्टोन प्रोटीन की। भाई उसमें भी हिस्टोन प्रोटीन का रोल होता है प्रोकैरियोटिक में, और इसमें भी होता है। इसमें कुछ अलग तरीके से होता है, वो चीज हम लोग देखते हैं। देखो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और हिस्टोन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? देखो हिस्टोन जो प्रोटीन होती है वो यूकैरियोटिक के अंदर पैकेजिंग के लिए कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है यूकैरियोटिक के अंदर, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल के अंदर कितने प्रकार की? 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अभी हिस्टोन 3 नहीं है, अभी 5 है ना। 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी? देखो, एक तो हो जाएगी आपकी H1, एक हो जाएगी H2A, एक हो जाएगी H2B, एक हो जाएगी H3 और एक हो जाएगी आपकी H4। यूकैरियोटिक कोशिका में 5 प्रकार की क्या पाई जाएगी? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। H1, H2A, H2B, H3 और H4। जो H1 प्रोटीन होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकर प्रोटीन भी बोलते हैं। सर कैसे बोलते हैं? अभी जस्ट आगे बात करेंगे। एक बार के लिए ऐसा नोट कर लो कि इसे लिंकर प्रोटीन बोलते हैं। कौन सी प्रोटीन बोलते हैं? लिंकर प्रोटीन। जस्ट आगे बात करेंगे कि इसको लिंकर प्रोटीन क्यों बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग, देखो H2, H1, H2A और H2B, इन तीनों के अंदर कौन सा अमीनोमल? आर्जिनिन। आर्जिनिन अमीनो, अभी तो पैकेजिंग नहीं पढ़ रहे, अभी तो उसका बेस बना रहे हैं ना। आर्जिनिन अमीनो अम्ल की अधिकता, अम्ल की एक्सेस, ठीक है ना।
अधिकता होती है किसके अंदर? अब सर ये अमीनो अम्ल क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड मिल मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ बनाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। वैसे ही ठीक है ना, जो अमीनो अम्ल है वो मिल मिल के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और ये तीनों की तीनों क्या है? प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के क्या है? भाग है। तो इसलिए क्या होगी इनके अंदर, जैसे एकला क्या हो जाएगा इसका? अमीनो अम्ल हो जाता है। तो अमीनो अम्ल क्या करते हैं? हाँ, जो H1 H2A और H2B होती है इसके अंदर आर्जिनिन अमीनो अम्ल की अधिकता होती है। बच गई कौन? H3 और H4। इनके अंदर कौन सा अमीनो अम्ल? लाइसिन। बोर्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ना, लाइसिन अमीनो अम्ल की अधिकता होती है। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, दो अणु इसके, H1 को छोड़ दो, दो अणु इसके, दो अणु इसके, दो अणु इसके, टोटल कितने हो गए? 8 अणु। ठीक है ना, H2A, H2B, H3 और H4 इन सभी के 8 अणु मिलकर कितने अणु? दो H2A के, दो H2B के, दो H3 के और दो H4 के 8 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑक्टामर बनाते हैं, अष्टक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो इस तरीके का एक अष्टक बनाते हैं, ऐसे बना देता हूं मैं। एक तो ये हो जाता है इधर, ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो सारे के सारे मिलकर, ये H2A, H2A, ठीक है ना, H2B, H2B, ये इधर हाफ हाफ है ना, ये ऐसे ऊपर वाला H2A और इधर वाला ये H2B, ये इधर H3, H3, ठीक है, H4, H4। इस तरीके से मिलाकर क्या बनाते हैं? एक अष्टक बनाते हैं, हिस्टोन का अष्टक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हिस्टोन का अष्टक बनाते हैं। कौन? हिस्टोन प्रोटीन कौन सी? H2A, H2B, H3 और H4 के 8 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? एक अष्टक बनाते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? हिस्टोन अष्टक। हिस्टोन अष्टक बनाते। अब सर इस अष्टक का क्या काम है? तो इस अष्टक का काम मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। अष्टक का काम क्या है? हाँ, अब देखो स्टोन अष्टक बन चुका है। अष्टक बनने के बाद देखो क्या होता है, अब इसके ऊपर क्या लिपटेगा भाई? इस पे पूरे के पूरे अष्टक पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि स्टोन प्रोटीन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इस पे भी चार्ज कैसा है? अष्टक है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इधर बनाते देखो इसको, अष्टक को इधर बनाते हैं हम लोग, ऐसे एक गोल संरचना बना दूं। ठीक है, पूरी दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसके चारों ओर क्या लिपटेगा? डीएनए लिपटेगा। कैसे लिपटेगा? ऐसे एक चक्कर, ठीक है, ऊपर से गया और फिर पीछे से कहा जाएगा? वापस से बाहर आ जाएगा। कौन? डीएनए। ठीक है, एक पूरा चक्कर हो गया और फिर ये आधा चक्कर हो गया। ठीक है, तो इधर देखना, इधर कौन होती है? ऐसे होता है। ये होता है, क्या होता है तो बताता हूं आपको डिटेल में, टेंशन फ्री रहो। कि पहले तो ये देखो कि डीएनए की पूरी लंबाई में क्या पाया जाता है? ऋणावेश पाया जाता है। और जो स्टोन प्रोटीन होती है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। वो पांचों 4 प्रोटीन के दो दोनों मिलके एक अष्टक बनाते हैं। इस तरीके से स्टोन अष्टक बनाते हैं। फिर उस स्टोन अष्टक के चारों ओर क्या लिपटता है? डीएनए लिपटता है। कि सर यहाँ पे ये क्या बना दिया? ये है आपकी H1 प्रोटीन। कौन है? H1 प्रोटीन। मैंने बताया था ना, लिंकर प्रोटीन, जोड़ने वाली प्रोटीन, जोड़ने वाली प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या करेगी? जैसे ये डीएनए इसके चारों ओर चक्कर काट के वापस बाहर निकलेगा तो इसको पकड़कर क्या कर देगी? कस देगी, जिसकी वजह से ये वापस से खुलेगा नहीं। इसको एकदम टाइट कर लेगी जिसकी वजह से ये खुलेगा नहीं। अब देखना, ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं? कि स्टोन अष्टक मिला और क्या मिल गया? इसके ऊपर चारों ओर डीएनए लिपट गए, जिसको क्या H1 प्रोटीन ने, H1 प्रोटीन या लिंकर प्रोटीन ने क्या कर दिया? कसकर बांध दिया। देखो इसके अंदर 1/3/4 चक्कर तो किसका आता है? डीएनए का। 1/3/4, चलो परिभाषा लिखा देता हूं। डीएनए पैकेजिंग में 1/3/4 चक्कर ऋण आवेशित डीएनए तथा हिस्टोन अष्टक मिलकर
जिस संरचना का निर्माण करते हैं, जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे न्यूक्लियोसोम बोलते। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, एक तो क्या मिला? हिस्टोन अष्टक मिला। ठीक है, और क्या मिला? 1 सही 3/4। भाई न तो 2 है न ही 1 है। क्या है? 1 सही 3/4 चक्कर ऋणावेशित डीएनए का इस स्टोन अष्टक पर, इसके इस वाले स्टोन अष्टक पे क्या हो गया? 1 सही 3/4 चक्कर ऋणावेशित डीएनए लिपट गया। अब ये डीएनए जैसे ही बाहर निकलेगा तो जो लिंकर प्रोटीन क्या करेगी? इन दोनों को पकड़कर बांध देगी, जिसकी वजह से क्या होगा? डीएनए खुलेगा नहीं। ठीक है ना? हाँ, फिर बात करते हैं, न्यूक्लियोसोम की बात हो गई, न्यूक्लियोसोम की बात हो गई तो उससे आगे बात करते हैं। अब देखो, जब 6 न्यूक्लियोसोम एक साथ हो जाते, कितने न्यूक्लियोसोम? 6 न्यूक्लियोसोम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक साथ हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सोलेनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। 6 न्यूक्लियोसोम जब एक साथ हो जाते तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सोलेनोइड। ठीक है भाई, पहले क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम बनेगा, फिर क्या बनेगा? सोलेनोइड बनेगा। और ये सोलेनोइड, कुछ बहुत सारे सोलेनोइड जब एक साथ हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। इस तरीके से डीएनए की पैकिंग होती रहती है। ठीक है ना? और आगे से आगे इस तरीके से क्या हो गया कि डीएनए पैकेजिंग में 1 सही 3/4 चक्कर ऋणावेशित डीएनए तथा हिस्टोन अष्टक मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम के बाद में क्या होता है? 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर एक नली की जैसी संरचना बना। देखो ऐसे 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 गोल गोल घूमते 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 घूमते, मतलब ऐसे पाइप जैसी संरचना बना लेंगे, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सोलेनोइड बोलेंगे। अब जब बहुत सारे सोलेनोइड एक साथ हो जाते हैं तो एक जाल जैसी संरचना बनती है, उसे बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिन। कैसी संरचना बनती है? जाल जैसी संरचना बनती है, उसे बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। ये थी आपकी डीएनए की नॉर्मल पैकेजिंग। ये हो गई आपकी यूकैरियोटिक में पैकेजिंग, और पीछे मैंने प्रोकैरियोटिक में बता दी, प्रोकैरियोटिक में कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। फिर बात करते हैं, अब अगर इसका और उच्च स्तर पर होता है, और उच्च स्तर पर क्या होगी? इसकी पैकेजिंग होगी तो क्या होगा? और उच्च स्तर पर जब इसकी पैकेजिंग होगी तो बताओ क्या होगा? ये होगा, एक प्रोटीन आती है एनएचसी। एनएचसी का पूरा नाम हो जाएगा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC। तो ये NHC प्रोटीन क्या करेगी? अभी ये जो बहुत क्रोमेटिन बना इसको भी मिलकर क्या कर देगी? और अधिक बांध देगी। ठीक है ना? जो क्रोमेटिन बना, क्रोमेटिन को भी और अधिक क्या कर देगी? टाइट कर देगी, ऐसे इसके चारों ओर लिपट जाएगी क्रोमेटिन के। तो उससे क्या बनेंगे? गुणसूत्र बनेंगे। कौन बनेंगे? गुणसूत्र बनेंगे। और कब बनते? कोशिका विभाजन की एम प्रावस्था में। क्रोमेटिन जाल का या फिर गुणसूत्रों का निर्माण कब होगा? कोशिका विभाजन की एम प्रावस्था में होगा। और डीएनए पैकेजिंग की क्रिया कब होगी? कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था में। कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था में क्या होती है? डीएनए पैकेजिंग का काम होता है। और एम प्रावस्था में कौन होते हैं? गुणसूत्र दिखाई देते हैं। तब तक डीएनए पैकेजिंग पूरी हो जाती है। फिर देखो बात करते हैं किसकी। ये हो गया यहां तक का टॉपिक। अभी से आगे चलते हैं। अब डीएनए हमारा पूरी तरीके से क्या हो गया है? पैक हो गया। डीएनए क्या हो गया? पूरी तरीके से पैक हो गया। अब पैक करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? इसको अभिरंजित करेंगे। क्या करेंगे? अभिरंजित करेंगे, इसको रंगेंगे। रंगने पर देखो क्या होता है? जिस स्थान से क्रोमेटिन जाल, जिस स्थान से जो आपका क्रोमेटिन जाल है वो क्या होगा? गहरा रंगेगा। कैसा रंगेगा? गहरा रंगेगा। ठीक है? या फिर अभिरंजित करने पर क्रोमेटिन जाल का जो भाग गहरा दिखाई देता है या गहरा अभिरंजित होता है उसे बोलते हैं हम लोग हेटेरोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। मतलब ये वाला भाग होता है वो एकदम टाइट बंधा हुआ होता है, एकदम टाइट बंधा होता है। इसलिए क्या होगा?
ये आनुवांशिक रूप से असक्रिय होते हैं, असक्रिय होता है। ये आनुवांशिक रूप से क्या होता है, असक्रिय होता है। और जो रंग के जो भाग क्रोमेटिन जाल को अभिरंजित करने पर जो भाग हल्के अभिरंजित होते हैं, कैसे होते हैं, हल्के अभिरंजित होते हैं, अभिरंजित होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं यूक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन बोलते हैं। हल्के अभिरंजित हुए मतलब इनकी पैकेजिंग टाइट नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक डीएनए की पैकेजिंग। डीएनए की पैकेजिंग में हम लोगों ने देखा कि डीएनए की पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक में अलग टाइप से पाई जाती है, यूकैरियोटिक में अलग टाइप से पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक वाली हम लोगों ने अलग से कर ली, नॉर्मल पैकेजिंग होती है। फिर देखा यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में थोड़ा सा मतलब हार्ड प्रोसेस है, उसको भी हम लोगों ने एकदम इजी वे से पढ़ लिया, कोई ज्यादा दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। आगे कल करेंगे, आगे के टॉपिक के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।